नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। डे नंबर 14 है आज हम लोग का। सचिवालय सहायक के लिए हम लोग ने ये सीरीज स्टार्ट की है और देखिए 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए, सुन लीजिए कुछ बातें, ठीक है। कर क्या रहा हूं मैं, आप लोगों को किस तरह चीज़ें दे रहा हूं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है आपको भी। देखिए अभी हम लोग पॉलिटी में इस सेशन के बाद मतलब आज की जब क्लास ख़त्म होगी तो हम लोग 65% पॉलिटी ख़त्म कर लेंगे। मैंने इससे पहले पॉलिटी के कितने लेक्चर लिए हैं? 2 लेक्चर। ये डे 14 के अंदर की बात कर रहा हूँ। इसमें से 2 दिन हमने पॉलिटी के लेक्चर लिए हैं जिसमें, और आज तीसरा लेक्चर के बाद हम लोग 65% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और सिलेबस कैसे कंप्लीट किया हमने? तो टू दी पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, वो सब चीज़ हमने कवर किया जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपके कंसेप्चुअली वे में भी बात कर ले, आपको समझना भी चाहिए और आपको यहाँ से डेफिनेटली एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। वही मैंने टॉपिक सबसे पहले प्रायोरिटी में रखी है जहां से डेफिनेटली 25 प्लस जो हमने टारगेट रखी है 30 क्वेश्चन में पेपर 3 में, वो अचीव हम कैसे कर सकें, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई कि हिस्ट्री में हमने मेडिवल, अब मॉडर्न में आईएनसी कंप्लीट कर लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेशनल मूवमेंट करवाऊंगा और जितने फाइटर हैं और कुछ रिलीजियस मूवमेंट है इनको लेकर के हम आपका मॉडर्न खत्म कर देंगे। उसके बाद एंशिएंट सेक्शन बचेगा, उसको हम आपको बताएंगे कैसे खत्म करना है। मतलब बहुत बड़ा भाग सेक्शन को हम लोग बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं अब, यानी पॉलिटी अब ऑलमोस्ट बच जाएगा। इसमें क्या है कि आपका प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम, गवर्नर, ये चीज़ें बचने के बाद बचता है आपका केवल जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपको यहाँ से फिनिश पॉलिटी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल के लिए परेशान होंगे, ये आपने पूरे के पूरे आर्टिकल्स मैं करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, क्लास खत्म हो जाएगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जो मैं करवा रहा हूँ एकदम रटते चले जाइए। और रटना मतलब क्या कि मैं समझा करके आपको रटा रहा हूँ, इस तरह से आपको ध्यान रखना। फिर भी आप कहेंगे तो मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद जो बचेगा आपका सेक्शन ज्योग्राफी, मेन पार्ट बच जा रहा है आपका एक। ज्योग्राफी मैंने एक क्लास ली है, जितने बाउंड्री नेबरिंग कंट्री से सब कुछ करवा दिया मैंने, लेकिन उसमें बहुत कुछ है, उसको फिर मेरा टारगेट वही रहेगा ज्योग्राफी के ऊपर भी। और स्टैटिक पार्ट तो हमने ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट कर लिया। और स्टैटिक जीके के लिए तो भाई आपको टेंशन ही नहीं लेना है, जो मतलब बचा हुआ पार्ट का कंटेंट मेरे पास पूरा अपडेटेड कंटेंट रेडी है, तो वो करवा दूंगा। इतना बात जरूर आपको समझ में आ गया होगा। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बतानी मुझे बहुत जरूरी है। झारखंड जीएस बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं भाई, और मैं एक छोटी छोटी वीडियो 2-2, 3-3 मिनट की, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने कहा इंक्रीज करने, तो मैं इंक्रीज कर दूंगा। अगर आप लोग भी, यही है कि आप लोग भी सपोर्ट करेंगे उसको, तो जरूर देखिए। देखिए चैनल पर अपडेट रहिए नोटिफिकेशन ऑन करके। अब आपका काम एक है क्या कि भाई वीडियो को लाइक करना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आंख बंद करके लाइक कर दीजिए, बिना वीडियो को देखे हुए, चीज़ों को, कंटेंट को देखे हुए आपकी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें दी जा रही है या टाइम पास हो रही है, देख करके लाइक करिए। और हो सके तो प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को भाई मेरे, प्लीज़ सपोर्ट करिए। यकीन मानिए हर सब्जेक्ट पे इतना अच्छा चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि खैर छोड़िए बाकी। कमेंट करके, अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल कमेंट्स आर वेलकम, ठीक है। आप बिल्कुल कमेंट करके हमें सराहिए, हमारी मेहनत को भी। और हमें चाहते हैं कि क्रिटिसाइज करना वो भी कीजिए, मैं बोल रहा हूँ उसको भी मैं काफ़ी पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट करते हूँ। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आप सभी को मेरे तरफ से जय गुरु। तो आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर हमने देखा क्या था, प्रीवियस वीडियो में हमने समझा है, मतलब दूसरी जब हमने पॉलिटी की सेशन ली तो हमने देखा था क्या कि जैसे जब आप टॉपिक कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं, मैं इन कर गया हूँ आज के टॉपिक पे, मौलिक अधिकार पे, उसको आप स्टार्ट कर लें आप, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक साइंस के टॉपिक लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लूँ तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे मुझे पढ़नी है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी आपके टॉपिक का नाम हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम एटम को देखते हैं, एटम के बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, प्रोटॉन को देखते हैं, न्यूट्रॉन को देखते हैं। फिर इसके बाद हम चार्ज को समझते हैं, चार्ज के बाद हम समझते हैं कि चार्जिंग प्रोसेस कैसे होती है। फिर हम करंट को देखते हैं, करंट क्या होता है। फिर हम इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन देखते हैं, सर्किट वगैरह देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से प्रोसेस चलती है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो आप पॉलिटी से कैसे रिलेट करेंगे इसको, ये जो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है ये हमने इसको कहा भाग, यानी कि पार्ट, ठीक। अब इस पार्ट के अंदर हमने क्या रखा है, आर्टिकल्स रखे हैं। मतलब ये आपका क्या हो गया, भाग 3। अब हम लोग जो है भाग 3 में पहुंच चुके हैं। भाग 1, भाग 2, पार्ट 1, पार्ट 2 हमने कर लिखा है। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक मतलब पार्ट 3। अब इसके अंदर जो टॉपिक है यानी कि जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स अब हम लोग इसको पढ़ेंगे इस तरह से। तो इसमें क्या है, कितने आर्टिकल्स है, सब चीज़ पे आइए पहले फैक्ट हम समझ लेते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे भी मौलिक अधिकार क्या होता है, सब कुछ हम आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए
पार्ट आपसे सवाल पूछेगा ये कि मौलिक अधिकार का संबंध किस भाग से है, किस पार्ट से है। भाग नंबर 1 से है, भाग नंबर 2 से है, भाग नंबर 3 से है, या भाग नंबर 10 से है, या भाग नंबर 4 से है, या भाग नंबर 5 से है। तो आप कहेंगे मौलिक अधिकार की चर्चा किस भाग में है, तो पार्ट 3 में है। कितने आर्टिकल्स मौलिक अधिकार से संबंधित है, या फिर भाग 3 में कितने आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल 12 से 35। तो 35 से 12 कितने आर्टिकल्स होते हैं आप मुझे बता सकते हैं। 24 आर्टिकल्स होते हैं ना जी, 24 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, हमने किस कंट्री से मौलिक अधिकार लिए हैं, तो हमने लिए हैं यूएसए से, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हुए हैं, ठीक है। ये भी क्लियर है, ये मैंने करवा भी रखा पहले भी। सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आपका जो है 26 जनवरी 1950 को, अच्छा आप रिकॉल करिए, मैं इसलिए हर चीज़ को रिपीटेशन करता हूँ, पिछले क्लास को जोड़ता हूँ ताकि आपको चीज़ें रिवीजन भी हो सकें और आप कम टाइम में काफ़ी चीज़ें रिवाइज भी कर सकें। 26 नवंबर 1949 में हमने क्या किया था कि संविधान को आंशिक रूप से, और यही 26 नवंबर संविधान दिवस हम लोग मानते हैं, क्या करते, संविधान को हम लोग आंशिक रूप से लागू कर दिया था, जिसमें टोटल 15 आर्टिकल्स क्या किए गए थे, लागू किए गए थे, जिसमें खास करके संविधान जो सिटीजनशिप के आर्टिकल्स थे, ठीक है, उनको हमने लागू किया था। लेकिन पूरे अगर बात कर लिया जाए कंप्लीटली संविधान को जो हमने लागू किया है 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ, ठीक है। इस समय जब संविधान जब लागू हुई, इसका मतलब यह है कि जो संविधान में जो बात या जो नियम, जो कानून, जो आर्टिकल्स लिखे गए थे, उनके अंदर टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, चर्चा की गई थी, यानी कि 7 फंडामेंटल राइट्स थे। आपके पास 7 मौलिक अधिकार थे, आपके जो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन कब, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तब। लेकिन प्रेजेंट में अगर पूछ ले आपसे कि कितने फंडामेंटल राइट्स है, तो 6 फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि एक फंडामेंटल राइट जो है आपका क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अब सुनिए, सबसे पहला ये कि आपके पास मौलिक अधिकार कितने हैं प्रेजेंट में पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, 7 नहीं, आप बोलेंगे 6, ठीक। अगर इनिशियल पूछा जाए या फिर प्रारंभ में पूछा जाए कितने फंडामेंटल राइट्स है, तो आप बोलेंगे 7, ठीक है। हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, तो आप बोलेंगे यूएसए। लेकिन 2 मौलिक अधिकार ऐसा है जो हम एक जापान से लेंगे और एक हम लोग ब्रिटेन से लेंगे, ठीक है। अब वो कौन सा होगा वो हम उस पर आएंगे जब हम मौलिक अधिकार को डिटेल में पढ़ रहे होंगे वहां से। और आज की क्लास से डेफिनेटली एक सवाल आपके एग्जाम में बनने वाला, ठीक है। ये क्लियर हो गया इतना। उसके बाद हमने कितने आर्टिकल्स की बात की है, भाग 3 किससे संबंध है, मौलिक अधिकार कितना, 12 से 35 आपका आर्टिकल। ये फैक्चुअल डाटा हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब सबसे पहले तो 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, पहले तो सुन लीजिए कौन कौन सा है 6 फंडामेंटल राइट्स है। कितने थे, पहले 7 थे, 7 कौन कौन है उसको भी देख लेते हैं, और 6 कौन है अभी वो भी हम देख लेते हैं, और फंडामेंटल राइट्स क्या होता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये एकदम ये याद होना है, आपके एकदम टिप पे होने चाहिए। देखिए 6 फंडामेंटल राइट्स पहले याद करिए जो प्रेजेंट में, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, ठीक है। अभी हमने क्या कहा, भाग 3 जो है आर्टिकल 12 से 35, तो आपके दिमाग में चल रहा है कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 कहाँ गया, वेट कीजिए, हम अभी आपको बता रहे हैं जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे। तो फंडामेंटल राइट जो आपका स्टार्ट होता है आर्टिकल 14 से 18 तक, जो ये पहला फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट टू इक्वलिटी की बात, मतलब आपका जो है पहला फंडामेंटल राइट्स क्या है, समानता का अधिकार है, ठीक है, पहला। अब ये क्या है मौलिक अधिकार, हम आपको डिटेल में समझा देंगे। फिर दूसरा फंडामेंटल राइट क्या है, आर्टिकल 19 से 22। पहला कितना हो गया, 14 से 18। मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ, डेफिनेटली इतना इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए, और यकीन मानिए जेएसएससी के लिए नहीं है केवल, ये आपके बीएसएससी के लिए भी है, आरआरबी के लिए भी है, एसएससी के लिए भी है, कहीं भी बैठिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। ये पूरा सीरीज मैंने बोला, स्टैटिक जीके जो सीरीज चल रही है, डेट नंबर 14 जो पहुंचा मैं। तीसरा फंडामेंटल राइट्स हो गया आपका 23 से 24, ठीक है। पहला हो गया 14 से 18, 19 से 22, और तीसरा हो गया 23 से 24, ठीक है। आर्टिकल 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। आर्टिकल 14 to 18 है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, और 19 से 22 जो है फ्रीडम का अधिकार है, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। चौथा फंडामेंटल राइट्स क्या आपका 25 से लेकर के 28 आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 आर्टिकल्स में क्या बोला गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फंडामेंटल राइट्स 1 क्या हो गया 14 to 18, ठीक है सर। फंडामेंटल राइट्स 2 क्या हो गया 19 से 22। फंडामेंटल राइट्स 3 क्या हो गया 23 से 24, और फंडामेंटल राइट्स 4 क्या हो गया 25 to 28, ठीक है।
नेक्स्ट पांचवा फंडामेंटल राइट्स क्या दिया गया है, राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चर, यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 एंड 30, ठीक है, आर्टिकल 29 एंड 30, ये जो हो गया आपका फिफ्थ फंडामेंटल राइट्स हो गए। और फाइनली जो आपका लास्ट फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32, जिसमें कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, ये आपको याद होने चाहिए। और जो सातवां फंडामेंटल राइट्स है आपका, ठीक है, जो सातवां फंडामेंटल राइट्स है आपका, मतलब जो था, है नहीं, जो था वो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में मेंशन थी। अब ये आपको हटा दिया गया, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार अब नहीं है, अब ये एक लीगल कानून बन चुकी है, लीगल राइट बन चुकी है। अब कहाँ रख दिया गया इसको, 300A में रख दिया गया, तो उसको देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 31 जो है ये आपका सातवां फंडामेंटल राइट था, क्या था, संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया, जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको क्या कर दी गई, जो आपकी मौलिक अधिकार थी आर्टिकल 31 में, उसको एक क्या किया गया, उसको क्या किया गया, आर्टिकल 300A में रख दिया गया। अब ये क्या है, एक लीगल राइट है, ठीक है, एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। और इस समय किसकी सरकार थी, तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। ये आपको इतना पॉइंट याद हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये बताइए पहले। क्लियर है भाई। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखें, हमने देखा कि टोटल कितने मौलिक अधिकार की बात हमने की, तो अभी प्रेजेंटली टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल पे चलते हैं, पहला क्या था, 14 से 18, फिर हमने देखा 19 से 22, फिर हमने देखा 23 से 24, फिर हमने देखा 25 से 28, फिर हमने देखा 29 से 30, और फिर हमने देखा 32। 31 आर्टिकल्स क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब आपकी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब आइए सर फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम कुछ आपको बात कर लेते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये फंडामेंटल राइट जो हम तब से बके जा रहे हैं ये क्या है। अच्छा, एक आपको मैं लाइन बताऊं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, थोड़ा सा ये डिटेल में है, लेकिन अगर आप कभी एग्जामिनेशन दे जेपीएससी बीपीएससी वगैरह, तो फंडामेंटल राइट्स जो होता है ना आपका जस्टिसिएबल होता है, ठीक है, जस्टिसिएबल एंड बाउंडेड होता है। मतलब क्या है, जस्टिसिएबल का हिंदी अर्थ होता है वाद योग्य, और बाउंडेड मतलब होता है बाध्यकारी। इसका अर्थ क्या है, जस्टिसिएबल और बाउंडेड का मतलब क्या है। देखिए जस्टिसिएबल मतलब ये होता है कि जो फंडामेंटल राइट जो है वो क्या है, जस्टिसिएबल है, यानी कि फंडामेंटल राइट के आधार पर, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को हम बेस बना करके क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट इस पर क्या कर सकता है, आपका डिसीजन ले सकता है, इसलिए हम इसको बोले जस्टिसिएबल। आगे हम जब चलेंगे तो कई जगह आपको बताएंगे कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब हम डीपीएसपी को बेस बनाकर कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि कोर्ट डायरेक्ट क्या कर सकती है, उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ना ही कोई डिसीजन ले सकती है, इसलिए वो जस्टिसिएबल नहीं है। अब दूसरा वर्ड हमने कहा बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब क्या होता है समझिए, बाउंडेड का मतलब ये है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो बाउंडेड है, मतलब कि सरकार को इन्हें लागू करने के लिए कोई बाध्यता, मतलब सॉरी, सरकार को जो है ये फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए बाध्यता होगी ही होगी, चाहे, ठीक है, ऐसा नहीं मतलब सरकार नहीं कर सकती कि फंडामेंटल को लागू नहीं दे, आपकी फंडामेंटल राइट्स को वो छीन नहीं सकती है। इसलिए कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, एक तो जस्टिसिएबल है और एक क्या बाउंडेड है। सरकार को इन्हें लागू करने के लिए बाध्यता होगा, ठीक है, सरकार को इनको लागू करने के लिए बाध्यता होगा ही होगा। लेकिन अगर हम बोल दें डीपीएसपी की, तो वो जस्टिसिएबल नहीं है, आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट कोई भी इसमें डिसीजन नहीं देगा, और ये बाउंडेड भी नहीं है, सरकार चाहे तो इसको लागू कर सकती है या सरकार चाहे तो लागू नहीं कर सकती। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में ऐसा नहीं है, सरकार को लागू करना ही करना, ये ऑटोमेटिक ही आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं जैसे ही आप भारत के नागरिक बन जाते हैं तब, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं ये मौलिक अधिकार क्या है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है सर, अब हमारे संविधान में इस मौलिक अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी। हम भारत के नागरिक है, भारत के लोग हैं भाई, नियम कानून सब कुछ बनाए जाते हैं हमारे लिए ही तो, क्योंकि हम ही तो सरकार को चुन कर लाते हैं और हम जानते हैं कि ये हमारे लिए अच्छे काम करेंगे, तो फिर ये अधिकार हमें क्यों देना पड़ा, समझ लीजिए। देखिए जब देश में मौलिक अधिकार लोगों को इसलिए दिया जाता है, किसी भी देश में, हमारे देश में की बात कर लिया जाए, जो मौलिक अधिकार दिया जाता है इसलिए दिया जाता है ताकि व्यक्तियों की जो सामाजिक स्थिति है, ठीक है, उनकी जो मानसिक स्थिति है, उनकी जो भौतिक का जो विकास होगा, उनकी नैतिक का जो विकास होगा, ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति में कैसे डेवलपमेंट में आ सके, उसके लिए आपको मौलिक अधिकार दिया जाता है। हमारा संविधान या फिर जो आम जनता, ठीक है, हमारा जो संविधान है ये आम जनता को यानी कि हमें और आपको ये स्वतः ही अधिकार दे देती है, ठीक है। जैसे ही आप भारत के नागरिक हुए,
आपको ये अधिकार 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, सरकार को इसको लागू नहीं करनी है, ये तो बाउंडेड है, सरकार को तो लागू करनी है। अब ऐसा नहीं है कि सरकार फरमान जारी करेगी कि ये 6 फंडामेंटल राइट्स को लागू किया जाए। ठीक है, इसको लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक संविधान आपको ये फंडामेंटल राइट्स देती है। ठीक है, इसलिए जस्टिसेबल है और ये बाउंडेड है। अगर कोई सरकार, ठीक है, या कोई व्यक्ति, कोई भी कंपनी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी संस्था है, हमारे मौलिक अधिकार का अगर शोषण करती है, ठीक है, इन 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमने देखा अभी, इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट्स में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका शोषण हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स को हनन किया जा रहा है, ठीक है, तो आप इसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है और उस पर डिसीजन ले सकता है। ठीक है, इट मीन्स अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स का शोषण कर रहा है या इसको सीमित करने की कोशिश करता है तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार, ठीक है, वो क्या करेंगे, मौलिक अधिकार का बचाव करता है। ठीक, आपके मौलिक अधिकार का बचाव करता है। इसलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है मौलिक अधिकार का संरक्षक। ठीक है, पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, ई कोर्ट को, तो आप क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट को। मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट, संरक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, यानी कि गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट का शोषण करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अनुसार हमारे मौलिक अधिकार का बचाव करेगा। ठीक है, ये जो 32 की बात जो की गई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट्स जारी करती है। हम आगे देखेंगे उसके बारे में भी। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स आप समझ में आ गया क्या है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स की जरूरत क्यों पड़ी, आपको मैंने बताया कि हमारे विकास के लिए, हमारे सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए, खास करके ये जो विकास की मैंने बात की है, ये जो आपके अल्पसंख्यक हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं लोग हैं, जो गरीबी रेखा से भी नीचे लोग में जो आते हैं, उनके लिए ये फंडामेंटल राइट्स की नीड काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और ताकि ये सभी लोग जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जो अनपढ़ हैं, उनका क्या किया जा सके, शोषण नहीं किया जा सके, इसलिए 6 फंडामेंटल राइट्स की नीड पड़ती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम एक एक फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे। जैसे कि हमने देखा कि 6 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार की बात की गई है यहाँ से, यानी कि आर्टिकल 14 से हम लोग चलेंगे। पहला फंडामेंटल राइट देखेंगे 14, 15, 16, 17, 18, ये पूरा का पूरा पहला फंडामेंटल राइट्स होगा। और ये जो 14 से जो 18 आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो आर्टिकल किससे संबंधित होगी, तो यहाँ मैंने क्या बोला, पहला फंडामेंटल राइट्स किससे संबंधित है, राइट टू इक्वलिटीज, यानी कि समानता का अधिकार। यानी कि 14 हो, 15, 16, 17, 18, ये सभी आर्टिकल्स किससे रिलेटेड होंगे, तो फंडामेंटल राइट्स से तो रिलेटेड होंगे, लेकिन फर्स्ट फंडामेंटल राइट से। और फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स क्या बोलता है, समानता का अधिकार, यानी कि ये जितने आर्टिकल्स 14 से 18 होंगे, ये इक्वलिटी की, आपकी फ्रीडम की बात करेगी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार की बात करेगी। लेकिन इससे पहले जो 12 आर्टिकल है उसको सुन लें आप, और 13 आर्टिकल जो उसको सुन लीजिए। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आर्टिकल नंबर 12, ये मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन आप याद कर लें। आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 12 में जो है राज्य को डिफाइन किया गया है, राज्य यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात की गई है। अब ये जो राज्य की परिभाषा देने के अर्थ ये है, आप इसको राज्य क्या समझ रहे हैं, जो आप झारखंड राज्य, बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, तो नहीं। यहाँ राज्य का डेफिनेशन क्या दिया गया, यही आपको बताया गया है आर्टिकल 12 में, और आपको इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या कहा गया है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, राज्य की परिभाषा से मतलब ये है, इसका मतलब है आपकी जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, आपका एक एग्जीक्यूटिव है और एक क्या आपका लेजिस्लेचर है, विधानमंडल, कार्यपालिका और विधानमंडल, उसको डिफाइन किया है। साथ के साथ डेफिनेशन ऑफ स्टेट किसको डिफाइन करती है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट में जो आपकी कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, और जो स्टेट की लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, उसके बारे ये बात की गई है आर्टिकल 12 में। तो आर्टिकल 12 क्या क्या बात कर लिया, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, परिभाषा राज्य की, उसमें क्या क्या आता है, राज्य की परिभाषा में क्या क्या आया, सेंट्रल गवर्नमेंट आई, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट आया, स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, और साथ के साथ जितने भी लोकल गवर्नमेंट है,
ठीक है। लोकल गवर्नमेंट को हम लोग डिटेल से देखेंगे, उसको भी लोकल गवर्नमेंट आप जो पंचायती राज को देखते हैं उसकी बात की गई है, उसको भी इसी आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है राज्य के अंतर्गत। और जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी सरकारी संस्था है, जैसे कि आपकी LIC कंपनी हो गई, ठीक है, जितने यूनिवर्सिटी हो गए, ठीक, UPSC आता है आपके अंदर, इसी के अंदर ही सेल आ गए, ONGC आ गए, बहुत सारे PSU कंपनी, ये सभी सरकारी संस्था, ये जो आपके राज्य को डिफाइन कर रही है। तो ये राज्य वो राज्य को डिफाइन नहीं कर रहा आर्टिकल 12 जो आप राज्य में रह रहे हैं, इसका पूरा डेफिनेशन आपने ब्रॉड मैनर में देखनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसको डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 में। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक, क्लियर। मतलब आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य का मतलब क्या है, राज्य का अर्थ क्या बताया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट उसके एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट और उसके बाद जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उससे, ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या बोला गया सुनिएगा। आर्टिकल 13 में फिर बहुत सारे आपको सब क्लॉज मिलेंगे, मतलब 13 का 1 मिलेगा, अमेंडमेंट किया गया, फिर इसमें बहुत सारी चीजें 32 मिलेगा, 33 मिलेगा और 13 का 4 भी मिलेगा। तो मेनली आप सुन लीजिए आर्टिकल 13 क्या बोलता है। आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया, आर्टिकल 13 कहती है क्या कि कोई भी कानून सरकार ऐसा नहीं बनाएगी, ठीक है, कोई भी सरकार हो वो ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मौलिक अधिकार को क्या करे, सीमित करे। सीमित करने का मतलब अगर ठेठ भाषा में बोले तो जो आपके मौलिक अधिकार को खत्म कर रहा हो। अगर कोई सरकार ऐसी कानून बना दे जिससे आपको लगे कि आपकी मौलिक अधिकार खत्म हो रही है, तो समझ लीजिए भाई ये आपके संविधान के मतलब के संविधान के अगेंस्ट कोई कानून सरकार ने बनाई है। और ये आर्टिकल 13 कहती है आपकी कि सरकार कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, कोई भी ऐसी कानून नहीं बनाएगी जो आपके मौलिक अधिकार का क्या किया जा सके, हनन किया जा सके, या मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सके, या मौलिक अधिकार को खत्म कर रही हो। अगर वो कानून बनाया जाएगा तो वो कानून को फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलेगी और वो कानून को रद्द किया जाएगा, ठीक। अब ये बहुत बड़ा एक विवाद यहाँ से फिर स्टार्ट होगा, बहुत सारे केस आएंगे आपको देखने को मिलेगा। मिनर्वा मिल्स होंगे, गोलकनाथ केस होंगे, शंकरी प्रसाद केस होगा, केशवानंद जी के केस आएंगे, बहुत सारे केस होंगे। लेकिन मैं बहुत ब्रीफ में निकलूंगा यहाँ से ताकि आपकी जो मेन चीज़ आपको पढ़नी वहाँ मैं आ सकूँ, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट भी इसको बनाना जरूरी है फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स। तो हुआ क्या कि देखिए 1951 से पहले की मैं कुछ चीजें घटनाएं बताएं। हुआ क्या था कि जो जमींदार थे, आप सभी को पता है इनके पास क्या है, काफी सारे जमीन से ही समझ, जमींदार में ही नाम छुपा हुआ है जमीन, ठीक है। तो इनके पास जमीनों की काफी ज्यादा संख्या में होती थी। सरकार क्या कर रही थी, इनसे जमीन क्या कर रही थी, छीन ले रही थी। तो मैंने क्या कहा कि जो आपके पास जब संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय आपके पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। हम एक जमींदार हैं, आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद, तो सरकार ने मेरी कुछ जमीन छीनना स्टार्ट कर दी। तो भाई मेरे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, और 7 फंडामेंटल राइट्स में एक आपका अधिकार था आर्टिकल 31, जिसमें बोला गया था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, यानी कि ये मेरा संपत्ति है और इस संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है, ठीक है। अभी नहीं है ये आपका मौलिक अधिकार, लेकिन उस समय था, ये मेरा अधिकार था, उस समय की बात कर रहा हूं, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम की पीरियड की बात कर रहा हूं। तो मैं तुरंत चला गया कहां, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आर्टिकल 32 ही आपको बोला है ऐसा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार करेगी कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो मैं चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को मैंने बताया कि हमारा जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, इसको क्या किया गया, हनन किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है हमारी सरकार ने हमारी जमीन लेके। तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली सरकार को, और फिर वापस हमें सारा कुछ मिल गया। तो अब सरकार क्या करे, सरकार को भी देश की विकास करनी है, डेवलपमेंट करना है, कई सारे रेल लाइन बिछानी है, कई सारे प्रोजेक्ट करना है, कई सारी कंपनियां स्टैब्लिश करनी है, तो उसको जमीन चाहिए। तो सरकार ने क्या किया, क्या किया गया, सबसे पहले उन्होंने कुछ संविधान में संशोधन किए। उन्होंने संशोधन क्या किया, पहला तो हमने देखा आरंभ में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, ये सब चीजें डिस्कशन हो चुकी है पहले, ठीक है। तो हमने 9वीं अनुसूची को ऐड किया, ठीक है, पहला संविधान में संशोधन किया गया, ठीक है। 1951 में हमने पहला संविधान संशोधन किया, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के 9वीं अनुसूची को हमने संविधान में जोड़ा। और हमने क्या कहा कि जितने भी भूमि सुधार से संबंधित कानून होंगे, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित जितने भी कानून होंगे और सामाजिक न्याय से संबंधित जितने भी कानून होंगे, उनको हम 9वीं अनुसूची में रखेंगे, 9वीं शेड्यूल्स में रखेंगे, 9th शेड्यूल्स में रखेंगे। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने और इसी अमेंडमेंट के तहत क्या किया, इन्होंने आर्टिकल 31A की लाया, ठीक है, और आर्टिकल 32
आर्टिकल 31B इन्होंने संविधान में संशोधन किया। देखिए पहला क्या संविधान संशोधन किया उन्होंने, मैंने क्या क्या केस कर दिया था कोर्ट में जाके, तो मुझे मिल गई सारी चीज़ें, संपत्ति का अधिकार था। तो इन सरकार ने अब ध्यान लगाया कि अब इसकी ज़मीन कैसे लूँ। तो भाई मैंने क्या किया, सरकार ने क्या किया, उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, उन्होंने एक अनुसूची बनाई, 9वीं अनुसूची, जिसके तहत कहा कि इस सूची में जो भी सरकार भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाएगी और अगर वो कानून इस 9वीं अनुसूची में सरकार रख देगी, ठीक है रख देगी, तो उन्होंने एक और अमेंडमेंट किया 31 का ए और आर्टिकल 31 का बी। उसमें क्या इन्होंने लिखा, उन्होंने ये लिखा है, आर्टिकल 31 का ए ये बोलता है कि जो भी भूमि सुधार मतलब आर्टिकल 31 ए में ये लिखा गया कि जितने भी भूमि सुधार से संबंधित और सामाजिक न्याय से संबंधित जो कानून बनेगी वो कहाँ रखा जाएगा, आपके 9वीं अनुसूची में। और आर्टिकल 31 का बी जो संविधान में संशोधन किया गया, इसमें क्या लिखा गया, इसमें ये लिखा गया क्या, अच्छा इसमें एक मिनट रुके, उल्टा बोल रहे हो, देखिए आर्टिकल 31 का ए, ठीक, इसमें ये लिखा गया कि जितने भी सामाजिक न्याय से संबंधित कानून और भूमि सुधार से संबंधित कानून, ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें सुधार की बात करता है आपका। तो आर्टिकल 31 ए जो है क्या बात करता है, आपके भूमि सुधार से संबंधित और आपके सामाजिक न्याय से संबंधित सुधार की बात करता है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि भूमि सुधार से संबंधित का संबंध किस आर्टिकल से है, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 31 का ए, ठीक है। और आर्टिकल 31 का बी क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून बनेगी उसको हम कहाँ रखेंगे, 9वीं अनुसूची में रखेंगे, 9वीं अनुसूची में जोड़ देंगे। और ये जो 9वीं अनुसूची होगी, ठीक है, ये 9वीं अनुसूची में क्या लिखा गया कि जो भी कानून 9वीं अनुसूची में रखी जाएगी, ठीक है, जैसे कि भूमि सुधार से संबंधित हमने कानून रख दिया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, यानी कि जो कोर्ट है आपकी, मतलब वो क्या कर सकती है, इस कानून के ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकती है, अपनी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से डायरेक्टली नहीं, अब मेरे फंडामेंटल राइट्स को इनडायरेक्ट वे में सरकार किस प्रकार से शोषण कर रही है या फिर खत्म कर रही है, समझ रहे हैं। मेरी भूमि को उनको लेना था, पहले नहीं ले पाए, तो हमने कहा कैसे नहीं ले पाए, हमने दे दिया हवाला 7वां फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार है भाई ये तो मेरा, मतलब ठीक है। अब सरकार भाई मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग गई। अब सरकार ने क्या किया, एक कानून ही बना दिया। क्या कानून बनाया, उन्हें 9वीं अनुसूची बनाई और संविधान में 2 आर्टिकल्स अमेंडमेंट किया, आर्टिकल 31 ए, ठीक है, और आर्टिकल 31 बी। आर्टिकल 31 ए किससे संबंधित है, जितने भी सामाजिक न्याय से संबंधित सुधार, मतलब जो समाज में न्याय करने के लिए जो भी सुधार किए जाएंगे, उससे सुधार के लिए जो कानून बनाएगी, और भूमि सुधार से संबंधित जो कानून सरकार बनाएगी, वो जो बातें इसमें लिख दी गई है, ठीक है, सरकार कानून बनाएगी आर्टिकल 31 ए के तहत। और आर्टिकल 31 बी में लिखा गया कि भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून बनेगी उसको कहाँ रखा जाएगा, 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा। और इन्होंने जो फर्स्ट संविधान संशोधन किया गया, 9वीं अनुसूची जो उन्होंने संविधान में जोड़ा, इसमें इन्होंने लिख दिया कि जो भी कानून भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची में रखी गई है या रखी जाएगी, उस पर जो आपका कोर्ट है कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। तो अब क्या किया सरकार ने, कानून बना ली, एक तो कानून बना लिया कि अगर सरकार को वेलफेयर के लिए, देश के कल्याण के लिए किसी की भी भूमि चाहिए तो मैं ले सकता हूं, ये आपका आर्टिकल 31 ए हो कह दिया, ठीक है, संविधान में नियम बन गई। और 9वीं अनुसूची को इस आर्टिकल 31 ए में रख दिया कि अब जो है अगर मैं फिर से जाऊं कोर्ट, तो कोर्ट बोलेगी भाई ये तो 9वीं अनुसूची का कानून भूमि सुधार से संबंधित है, इस पे कोर्ट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो इसको लेकर के फिर बहुत सारे केसेस होंगे, और उन केसों को भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं कि क्या चर्चा कर दूं मैं, कि देखिए क्या हुआ कि इस जैसे ये सारी क्रियाएं हुई, 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई, तो शंकरी प्रसाद जी ने केस किया 1951 में, ठीक है। ये जो नियम सरकार ने बनाई, 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, यानी कि जो भी भूमि सुधार से संबंधित होगी इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। यानी कोर्ट इंटरफेयर का मतलब क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं देगी, ठीक है ना। अब जुडिशियल रिव्यू को भी मैं डिफाइन कर दूंगा। तो शंकरी प्रसाद जी ने केस किया 1951 में, 5 जजों की बेंच बनी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने
क्या कहा कि आर्टिकल, देखिए अब सुप्रीम, उन्होंने केस किया लेकिन इसमें कुछ वैसा प्रावधान नहीं निकला, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का ही पक्ष लिया था। उन्होंने कहा कि संविधान में कोई कहीं भी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई है, मतलब कि संविधान मतलब मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं होगा, ठीक है। इस तरह की बातें हुई थी, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में। फिर गोलकनाथ केस आएगा 1967 में, तो बहुत सारी चीज़ें आएगी, लेकिन फाइनली एक केस आपको मिलेगा, केशवानंदा जी की केस ठीक है, जो 13 जजों की बेंच, अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी जजों की बेंच यही है। केशवानंदा भारतीय केरला राज्य के बीच में ये केस होता है 1973 में। और ये इसमें क्या कहा गया कि जो 24वां संविधान संशोधन 1971 जो है सही है, ठीक है। संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन तो कर सकती है। इन्होंने कहा केशवानंद जी ने कि संसद, बिल्कुल संसद बोले तो सरकार, कोई भी भाग में संविधान के उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकती है, लेकिन जो संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए सरकार जब कोई कानून बनाए तो, ठीक। ये बात लिखने का मतलब ये है, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये क्या है, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो बात है, यानी कि जो संविधान का जो मूल ढांचा है, ठीक है, ये मूल ढांचा को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, संविधान में कहीं लिखा नहीं गया कि ये मूल ढांचा का डेफिनेशन है। इसका अर्थ हम लोग इस तरह से निकालते हैं कि जो सोशलिज्म है, क्योंकि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होते चलता है, समाजवाद की बात, सेक्युलरिज्म हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक है, रिपब्लिक, इंटीग्रिटी, सोवरेन, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, इक्वलिटी, ये बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान की। और अगर इसमें कोई भी परिवर्तन हुआ, सरकार ने ऐसा कानून बनाया और जिससे लगे कि ये संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन हो रहा है या उसमें कुछ भी चेंजेस हो रही है, तो वो फिर जो कानून सरकार ने बनाई है उसको लेकर के हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ये बात अभी भी फॉलो की जाती है, ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अब एक वर्ड आया था जुडिशियल रिव्यू, क्या होता है इसको आप ध्यान से एक बार सुन लीजिए कि जुडिशियल रिव्यू को आपको समझा दूं मैं। देखिए जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि सरकार ने कोई कानून बनाया, ठीक है, सरकार ने, मान लेते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया, ठीक है, जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं था, मतलब जो संविधान का वो क्या कर रहा, मतलब कि संविधान की बातों को फॉलो बिना किए हुए सरकार ने कोई कानून बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। मतलब वो उसके नियम को, उसके कानून को क्या करेगी, रिव्यू करेगी, दोबारा वो देखेगी और फिर वो क्या करेगी, जो संसद ने जो कानून बनाया उसको वो रिजेक्ट करने का अधिकार रखती है, ठीक है, ठीक, समझे या नहीं समझे। मतलब कोर्ट को अगर लगता है कि कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसमें कुछ फैक्चुअल भूल है या कोई भी प्रोसेस के तहत कुछ गलतियां हुई थी, तो कोर्ट अपने जजमेंट को फिर से चेंज कर सकती है, उसको रिव्यू कर सकती है, और इसे ही हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अभी कहीं से भी नहीं आपको कुछ चीजें मिले तो सुप्रीम कोर्ट अभी आपके पास है, वहां से आपको न्याय जरूर मिलेगी। अभी जैसे कि नागरिकता के ऊपर अगर सरकार कोई कानून बनाई है, ठीक है, और जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये संविधान के जो है बातों को फॉलो नहीं कर रही है ये कानून, तो वो चाहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकती है, मतलब खत्म कर सकती है उस कानून को। समझ में, यही जुडिशियल रिव्यू होता है। भाई ये सब हो गई थोड़ी सी बातें यहाँ पर फंडामेंटल राइट की, कुछ हिस्ट्री काफ़ी ब्रीफ में निकाल दिया हूँ भाई। अब चलिए हम चलते हैं आर्टिकल 14 के पास, जो हमारा पहला अधिकार चलेगा, फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी की बात की जाएगी, समानता के अधिकार की बात की जाएगी। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, तो देखिए हमने जो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, टोटल 7 थे, और अभी कितने, 6 हमने कहाँ से लिए, यूएसए से लिए, लेकिन 14 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14 हमने कहाँ से लिया, ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछेगा, तो ये हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए, ठीक है। कहाँ से लिया हमने, तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ये आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब विधि के समझ समानता तथा विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। मतलब जो भी कानून बनाया जाएगा, ठीक है, वो सभी को बराबर समझ करके, ठीक है, छोटा गरीब अमीर ये सब देख करके नहीं, सबको एक समान मान करके कोई भी कानून बनेगी। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई भी कानून बनाने से पहले इक्वलिटी रखी जाएगी, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो सभी को एक समान समझ करके उसके प्रोटेक्शन को लेकर के हुई आपको कोई भी कानून बनेगी। ये आर्टिकल 14 बोलती है, और आर्टिकल 14 हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। आर्टिकल 15 का 1 सब क्लॉज 1 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन मैटर ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, बर्थ प्लेस एंड जेंडर। मतलब ये है कि राज्य, धर्म, ये याद रखिएगा, पांचों का 5, ठीक है, जो धर्म है आपका, जाति हो गया, नस्ल हो गया, जन्म स्थान हो गया, और जो लिंग है, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 15(1) का
15 सब क्लॉज 1 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 में क्या बात किया गया, स्पेशल प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन मतलब कि और चिल्ड्रेन, मतलब कि महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए एक विशेष उपबंध बनाएगा। सरकार चाहे तो महिलाओं के विकास के लिए और बच्चों के विकास के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन रख सकती है, कोई स्पेशल नियम बना सकती है कानून के डेवलपमेंट के लिए। आर्टिकल 15 का 3 में आपका इक्वलिटी फ्रीडम की बात की जा रही है, राइट टू इक्वलिटी की बात की जा रही है। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 में क्या लिखा गया कि स्पेशल प्रोविजन, यहाँ स्पेशल प्रोविजन किसके लिए था, वुमेन और चिल्ड्रन। अगर आपसे पूछे एग्जाम में स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, आर्टिकल 15 का 3 है। स्पेशल प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ SC ST एंड बैकवर्ड कास्ट की अगर बात कर ली जाए, मतलब अगर उनका विकास करना है, किनका, उनका किनका, SC ST या फिर जो बैकवर्ड कास्ट के, उनके लिए हम कुछ भी सरकार स्पेशल प्रोविजन ला सकती है। जैसे कि सरकारी नौकरी में उनको क्या किया गया, कुछ आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया गया और बहुत सारे रिलैक्सेशन है। तो ये आर्टिकल 15 का 4 के अकॉर्डिंग ये काम होती है, ठीक है। ये इनका फंडामेंटल राइट्स है। तो अब मैंने पहले कहा कि फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी है, जो दलित वर्ग है, जो अल्पसंख्यक है, जो गरीब है, जो अनपढ़ है, उनका शोषण नहीं हो सके, उनको भी एक इक्वलिटी, समाज के जो अमीर जो पद में बैठे हुए लोग हैं उनके समान लोगों को लाया जा सके, बस यही इनका फंडामेंटल राइट देने का मतलब है। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 क्या बोला है, 103वां संविधान संशोधन 2001 में इसको जोड़ा गया जनरल कैटेगरी को, ठीक है जी, 2001 नहीं होगा मेरे भाई, 2019 होगा ये, ठीक है, गलती से हो गया होगा। 2019 की बात है अभी, तो लेटेस्ट 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 2019 में जोड़ा गया ये क्या, कि जो जनरल कैटेगरी में जो 10% रिजर्वेशन EWS को देना है। और ये जो 15 का सब क्लॉज 6 की किसके लिए बात किया जाए, तो एडमिशन की बात करिए, तो जॉब की बात नहीं की गई है, जॉब को हम आगे में देखेंगे। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 अगर एडमिशन पूछे तो टिक करेंगे, 15 का सब क्लॉज 6 जो भी इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको EWS है अगर आप है तो 10% का आपका रिजर्वेशन रहेगा वहाँ सीट में। और आर्टिकल 16 जो आपका कहता है क्या, कि जितने भी नागरिकों के लिए लोक नियोजन के मामले पर अवसरों की समानता होगी, ठीक है ना, मतलब कि सरकार जो भी नियोजन होगी उनके लिए, सभी के लिए, ठीक है, मामले पर अवसरों की समानता मिलेगी। और आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6 में जो है 10% रिजर्वेशन मिलेगी जनरल कैटेगरी EWS कोटा के तहत, कहाँ, तो गवर्नमेंट जॉब में, ठीक, यहाँ पे याद रखेंगे। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि छुआछूत का क्या है, अंत। आर्टिकल 17 क्या बोल रहा है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का अंत। अच्छा याद रखें, SC ST अधिनियम एक्ट कब आया था, 1955 में आया था। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल मतलब उपाधियों का अंत, जैसे कि दीवान बहादुर, सर की उपाधि आपको दे दी, राजा की उपाधि दे दिया, दीवान की उपाधि, राय बहादुर नाम से पहले लगाया जाता था। इससे क्या होता था, भेदभाव होता था, ठीक है ना। मतलब ये कि बहुत सारे टाइटल्स दे दिए जाते थे आपके नाम से पहले, एक्स आपका नाम, इससे पहले आपको दीवान कह दिया गया, राजा कह दिया गया, टाइटल कुछ दे दिया, राय बहादुर टाइटल दे दिया। इससे क्या होता था कि एक भेदभाव क्रिएट हो जाती है समाज में। तो ये उपाधियों का अंत होगा, आर्टिकल 18 में ये बात कही गई है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 18 तक हमने क्या देखा, राइट टू इक्वलिटी। अब आर्टिकल 19 में हम क्या देखेंगे, राइट टू फ्रीडम की बात की गई है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार हम इसमें देखेंगे आर्टिकल 19 में। अच्छा एक बात याद रखेंगे, जब राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी जब लगेगी तो सबसे पहले याद रखिएगा यही अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा, राइट टू फ्रीडम। तो आर्टिकल 19 में क्या क्या सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है कि नेशनल इमरजेंसी में सबसे पहले यही मौलिक अधिकार आपसे छीना जाएगा। आर्टिकल 19 का 1 सब क्लॉज 1 में क्या बात की गई है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जाती है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति एवं बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब क्या हो गया, प्रेस की स्वतंत्रता। आरटीआई जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार जो है, ये आरटीआई कब आया था, 2005 में, याद रखिएगा, ये भी पूछता आपसे। झंडा फहराना भी एक आपका मौलिक अधिकार है, कब से, तो 2002 से, ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज ए, याद रखेंगे ये भी। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का सी में क्या बोला गया है कि संगठन सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। इट मीन्स क्या कि आप चाहे तो कोई भी सरकारी
सॉरी, जो संगठन आप चाहे तो किसी भी संगठन का आप निर्माण कर सकते हैं, कोई भी समिति, सहकारी समिति का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1) का आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का सी। आर्टिकल 20 क्या बोला गया है, अपराधियों के लिए 3 अधिकार, कोई भी जो अपराधी है उनको कुछ 3 अधिकार दिए गए। कौन कौन से 3 अधिकार दिए गए, तो आपसे पूछेगा कौन सा अधिकार का संबंध है अपराधियों से, जिनको उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो 3 अधिकार कौन से हैं, एक तो पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट लॉ, मतलब कौन सा, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1। प्रोटेक्शन ऑफ डुअल जेओपार्डी यानी कि आर्टिकल 20 का सब क्लॉज टी, दोहरी सजा का संरक्षण। और उसके बाद आर्टिकल 20 उसके बाद क्या, तीसरा जो अधिकार है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन अगेंस्ट वनसेल्फ, यानी कि स्वयं के विरुद्ध गवाही के संरक्षण का अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ये एक संरक्षण का अधिकार दिया गया है संविधान में, ठीक है, ये राइट टू फ्रीडम के अंदर के तहत ही। तो दंड जो है आपको दी जाएगी, ठीक है, जो दंड दी जाएगी वो आपको वर्तमान में जो कानून का आधार पर होगा। मान लीजिए कि आपने 4 साल पहले कोई आपको सजा मिली थी, ठीक है, चोरी किया था आपने, उसकी सजा, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में 2 वर्ष की सजा अब हो गई, ठीक है। मतलब ये कहने का कि पहले जो था 4 वर्ष की सजा थी, चोरी आपने किया तो पहले जो आपको 4 साल की आपको सजा मिलती थी, लेकिन प्रेजेंट में आप जो है वो 2 वर्ष है, तो ये सजा माननीय, तो यही सजा माननीय होगा, ठीक है ना। जो 2 वर्ष आपको अब जेल में रहना, तो यही सजा, मतलब प्रेजेंट में, यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट में जो कानून है वही आपको फॉलो किया जाएगा आपके साथ, ऐसा नहीं कि पहले के कानून को फॉलो किया जाएगा। फिर यहाँ बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ डुअल जेओपार्डी, मतलब दोहरी सजा का समय, मतलब कि एक व्यक्ति को 2 तरह की सजा नहीं दी जा सकती है। एक अपराध के लिए, अगर आपने कोई एक अपराध किया तो उसके लिए एक व्यक्ति को 2 तरह की सजा नहीं दी जाएगी। एक अपराध के लिए ही 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, मतलब सिंपल सी बात है कि एक अपराध आपने किया है तो उसके लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। और तीसरा जो अधिकार है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही का संरक्षण का अधिकार, मतलब किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाए कि आप खुद के लिए, मतलब अगेंस्ट आप जाकर के गवाही दे दे। ये आपको 3 अधिकार आर्टिकल 20 देती है। आर्टिकल 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने की स्वतंत्रता, यही है। तो कौन कौन सा, जैसे राइट टू फूड, खाने की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता है, शेल्टर कहीं भी रहने की, राइट टू एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने करवाया भी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा गया था। और ये याद रखिएगा, आर्टिकल 21 हमने कहाँ से लिया, जापान। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए, यूएसए से लिए, लेकिन 2, एक तो 14 हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से, और आर्टिकल 21 हमने कहाँ से लिए, जापान से, ठीक है। कहीं भी आप गर्लफ्रेंड को रखने का आपको अधिकार है, मनपसंद आपको शादी करने का, ये सब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर ही आता है, ठीक है। किसी के साथ भी आप कर सकते हैं शादी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 समाप्त नहीं होती, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो आपको राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो दी गई है आपकी कभी भी समाप्त नहीं होगी, और आर्टिकल 20 जब नेशनल इमरजेंसी भी लग जाए तब भी। अब आएगी आर्टिकल 20 की बात, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कहने का अर्थ यह है कि कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारियों में संरक्षण की बात की गई है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की ये रक्षा करता है, ठीक है ना। ये आर्टिकल 20 क्या, सिंपल सी बात बोले, जो बंदी बनाए गए व्यक्ति है उनके मौलिक अधिकार की रक्षा की बात करता है। ये क्या बात करता है, तो देख ले कि गिरफ्तारी का कारण आपको जानने का अधिकार है, ठीक है, कि किस कारण वकील आप कर सकते हैं, और 24 घंटे से पहले, ठीक है, गिरफ्तारी आपकी हुई उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ये बात, ठीक है। आर्टिकल 22 बात ये करती है। अब आइए तीसरा फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 23 से 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 क्या बोल रहा है कि आप मानव दुर्व्यवहार, ठीक है, जैसे कि कोई बलात्कार वगैरह इस तरह की चीजें हो गया, कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, या आर्टिकल 23 की बात कर रहा हूं मैं, ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स्ड लेबर यानी मानव दुर्व्यवहार, बलात्कार वगैरह कुछ भी हो गया, जैसे स्त्रियों को वैश्य बनाना, किसी को कैद कर जीवन भर सेवा करवा रहे हो आप, ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल 23 के तहत आते हैं, ठीक है। बंधुआ मजदूरी करवाना, ठीक है, बंदी बना करके मजदूरी आप करवा रहे हैं, तो ये आर्टिकल 23 का आप हनन कर रहे हैं इस तरह से। आर्टिकल 24 क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, 14 वर्ष से कम बच्चे को, ठीक है, आप कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं, कोई भी माइंस में, फैक्ट्री, होटल, इंडस्ट्री वगैरह में, आर्टिकल 24 के तहत। चौथा फंडामेंटल राइट्स 25 to 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है, ठीक है। कोई भी धर्म आप मानने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, आप इसके लिए स्वतंत्र है, अपने धर्म को मैनेज करने की आपको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25
क्या बोला गया, फ्रीडम ऑफ कंसियंस अंतःकरण की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है या फिर उसकी प्रचार कर सकता है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर, अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना हो उसके प्रशासन का अधिकार है बिल्कुल। आर्टिकल 27 कहता है रिलीजन प्लेस से जो भी पैसा आएगा वो टैक्स फ्री होगा। और आर्टिकल 29 एंड 35 फंडामेंटल राइट, ये अब आपकी आ गई, राइट टू एजुकेशनल कल्चर यानी कि सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार। और ये मेनली जो दिया गया ना, ये याद, ये जो आर्टिकल 29 से 30 जो पांचवा फंडामेंटल राइट मेनली जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज को दी गई है, ठीक है, जिसकी जनसंख्या 50% से कम होती है उनको यहाँ माइनॉरिटी का, जैसे कि मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध धर्म हो गए, जैन धर्म हो गए, ये सभी हिंदुस्तान में। और यही फिर आप पाकिस्तान चले जाएं तो वहाँ पे हिंदू धर्म हो गए आपके माइनॉरिटीज में, सिख धर्म हो जाएंगे, ईसाई धर्म, ये सभी माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो यहाँ आर्टिकल 29 क्या बोला गया कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करेगा आर्टिकल 29, जिसकी जनसंख्या 50% से कम, मैंने बता दिया। आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होंगे अल्पसंख्यकों के लिए, स्पेशली इनके लिए, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले लीजिए, AMU हो गया आपका, ठीक है, माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं अच्छे से ताकि पढ़ सके। कोई भी अल्पसंख्यक अपने पसंद के शैक्षणिक संस्था चला सकता है, ठीक है, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार उनके लिए भेदभाव करेगी, वहाँ पर कुछ अगर उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार पैसा नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है। माइनॉरिटीज़ के लिए सब कुछ इक्वलिटी आर्टिकल 32 ऐसा बोलता है हमें, ठीक है। आर्टिकल 32 जो हमने कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये आर्टिकल है और हमारे लिए भी, और BR अम्बेडकर ने इनके बारे में क्या कहा वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी को कहा गया है संविधान की आत्मा, BR अम्बेडकर ने कहा था इनको, ठीक है। क्यों कहा था इसको भी सुन लीजिए, जान लीजिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि जब आपका मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा तब आप क्या करेंगे, कोर्ट जाएंगे, और इसी के तहत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आप क्या करेगा, कोई डिसीजन लेगा, इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। मैटर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का शोषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, और उसके लिए क्या करती है, रिट जारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है 226 आर्टिकल के तहत 5 रिट जारी करती है, ठीक है, 5 रिट जारी करती है। और ये जो रिट पावर कहाँ लिया हमने, किससे लिया, तो ब्रिटेन से लिया, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। 5 रिट कौन से, जैसे कि हैबियस हो गया, मैंडामस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सर्टियोरी हो गया और क्यो वारंट हो गया, ठीक है। ये सब उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये फाइनल आपका खत्म होता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये आपका खत्म होता है भाई। अब हम लोग आएंगे आर्टिकल, ये इतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि अब हम आ गए हैं पार्ट 4 में, न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी खत्म, अब लाइट में आ गए हैं। लाइट के अंदर सारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 4 के अंदर जो आर्टिकल्स होगा हम उसको अब पढ़ेंगे। तो भाई इसमें कितने आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से हम देखेंगे आर्टिकल 51 तक। अभी तक हमने कितना आर्टिकल देख लिया, देखिए यहां तक हमने देखा आर्टिकल 32 तक, ठीक है। और पार्ट 3 हमने देख रखा अभी हमने, इसमें 12 से 35 आर्टिकल होते हैं, हमने 32 देख लिया, 33 वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको पढ़ेंगे भी नहीं हम लोग, ठीक। तो चलिए DPSP पार्ट 4 में आता है। पार्ट 4 का किसमें चर्चा किससे संबंध है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंध है। कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से आर्टिकल, कितने नंबर, 36 से 51 तक। और ये कैसा होता है आपका DPSP, देखिए, नॉट जस्टिसिएबल एंड नॉट बाउंडेड, समझ में अब आ गया हो गया कि अब ये जो है कोर्ट इस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकता, आप इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कोर्ट सीधा बोलेगा ये जस्टिसिएबल नहीं है, अब बाउंडेड भी नहीं है, सरकार चाहे तो लागू करेगी, नहीं चाहे तो नहीं भी लागू करेगी, ये सरकार के लिए बाउंडेड नहीं होती है। तो ये मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारे बार आप किताब में पढ़ते हो तो समझ में नहीं आता होगा, ठीक है ना जी। तो देखिए BR अम्बेडकर ने जो DPSP को संविधान की अनोखी विशेषता कहा, तो ये आपसे एग्जाम में पूछता है बार बार कि संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया BR अम्बेडकर के द्वारा किसे, तो फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो DPSP को कहा गया। भाग 4 जो है संविधान की चेतना भी कहा गया। देखिए भाग 4 जो है इसको संविधान की चेतना भी हम कहते हैं। पूछेगा संविधान की चेतना किसे कहा गया, तो भाग 4 को कहा गया, ठीक।
बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब चलिए एक एक आर्टिकल्स देख लेते हैं 36 से 51 तक जो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 36 बोलता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि वही डेफिनेशन ऑफ स्टेट है जो हमने आर्टिकल 12 में समझा था, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 इसको क्या क्या है, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि राज्य को परिभाषित करता है। और राज्य को परिभाषित मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट में क्या है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, लोकल गवर्नमेंट और जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनको क्या किया गया डेफिनेशन ऑफ स्टेट में रखा गया आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 39। चलिए आर्टिकल 38 भी देख लीजिए। वेलफेयर स्टेट मतलब कल्याणकारी राज्य की बात किया गया है कि सरकार जो है एक कल्याणकारी राज्य बनाएगी हमारे नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारे नीड के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, एक कल्याणकारी राज्य की निर्माण करनी है, फॉर्मेशन करनी है। आर्टिकल 39 क्या बोलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कम, आपको उतना ही काम करके आपको ज़्यादा सैलरी और उतना ही काम करके दूसरे बंदे को कम सैलरी दी जा रही है, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 39 का हनन होगा फिर। आर्टिकल 40 में बोला गया है टू ऑर्गेनाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब बहुत बार पूछा गया है। टू ऑर्गेनाइज ऑफ विलेज ऑफ पंचायत, देखिए ग्राम पंचायतों का गठन हो, ये कहाँ कहा गया, आर्टिकल 40। डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 40 में कहा गया है। उसके बाद आर्टिकल 42 में जो मैटरनिटी रिलीफ दी जाती है महिलाओं को, प्रसूति सहायता, महिलाओं के लिए विशेष सुविधा, ठीक है, ये दी गई है, ठीक है। मैटरनिटी रिलीफ कहीं भी आप रहें, आपको मैटरनिटी रिलीफ चाहिए तो बिल्कुल मिलेगी आर्टिकल 42 के तहत। और आर्टिकल 43 में बोला गया कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ठीक है। राज्य जो बड़े बड़े उद्योग के स्थान में छोटे छोटे कुटीर उद्योग का भी प्रोत्साहित करेगा, ये आर्टिकल 43 में बोला गया। जो छोटे छोटे उद्योग है, जो कंपनियां आप लाएं उसको एस्टेब्लिशमेंट कीजिए, काम करिए उस पर, ये आर्टिकल 43 कहता है ऐसा, ठीक। आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बात करता है, हर धर्म के लिए एक जैसा लॉ हो। और आर्टिकल 45 0 से 6 वर्ष के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार बनाएगी, ठीक है। और 86वां संविधान संशोधन ये मैंने करवा दिया है 2002 के तहत 0 से 6 वर्ष के लिए राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया, ये तो करवा ही दिया मैंने। आर्टिकल 46 में वीकर सेक्शन के लिए सरकार डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाएगी, जैसे कि एससी एसटी के लिए, वुमेन्स के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है। जो वीकर सेक्शन के अंदर कौन आ गया, जैसे एससी एसटी हो गया, वुमेन हो गया, जो ओबीसी है, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट, ये सभी के लिए सरकार क्या करेगी, डेवलपमेंट प्रोग्राम, कई तरह के स्कीम चलाते हैं, आप देखते हैं इनके लिए स्पेशली, तो आर्टिकल 46 के तहत ही ये काम होती है। आर्टिकल 48 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड यानी कि कृषि पशुपालन के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम सरकार बनाएगी, आर्टिकल 48 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 48 का ए वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि 42वां संविधान संशोधन 1976, ये मैंने करवाया है हालांकि पहली क्लास में, जितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाएगी सरकार, आर्टिकल 48 का ए ऐसा बोलता है। और आर्टिकल 51 अंतिम आर्टिकल, इंटरनेशनल पीस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी के लिए कानून बनाएगी, ठीक है ना। और तो ये आर्टिकल 51 इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, याद रखिएगा, इतना मैंने करवा दिया, बहुत है डीपीएसपी के लिए, ठीक। इतना आपको यहाँ तक याद होना चाहिए। और अंतिम आज का टॉपिक, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, छोटा सा पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा, ये देखिए भाग 4A में आता है, 4 पार्ट 4 का ये संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा गया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये याद करिए। पहले 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 के तहत, भाग 4 सब क्लॉज ए, ठीक है, में क्या किया गया, इसको ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटी। तो कौन सा नंबर, 42वां संविधान संशोधन 1976 का भाग 4 का ए में रखा गया। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, ठीक है, समझिए, मूल संविधान में नहीं था, जब संविधान लिखा गया तब ये नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया 1976, क्योंकि संविधान तो 1950 में ही आ गया था सर, लागू कर दिया गया था, मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसको क्या गया, जोड़ा गया। शुरुआत में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे, तो याद रखिएगा 10 फंडामेंटल, आपकी 10 कर्तव्य है सर, लेकिन अभी प्रेजेंटली कितने हैं, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी थी, उनके ही रिकमेंडेशन में 42वां संविधान संशोधन 1976 में पार्ट 4A में 10वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, सॉरी 10वां फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया था। और आर्टिकल 51 का ए, ठीक है, आर्टिकल 51 का ए में क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 51 के ए में, ठीक है, जो है 10 फंडामेंटल जो है ड्यूटी को जोड़ दिया गया। देखिए कैसे सवाल पूछेगा, सुन लीजिए, पूछा जाएगा कि उस कमेटी का नाम बताइए, ठीक है, या फिर ऐसे पूछेगा सरदार स्वर्ण सिंह का कमेटी का संबंध है मौलिक अधिकार से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से, या फिर मौलिक कर्तव्य से, तो मौलिक कर्तव्य से। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में आए, ठीक है, हमारे लिए आए,
ये किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी और इसी के रिकमेंडेशन में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। और पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में ये 10 फंडामेंटल जोड़ा गया। और अभी एक और फंडामेंटल मैं बताऊंगा जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया। तो पहले देख लीजिए आपका और इंपॉर्टेंट फैक्ट, कौन सा भाग में? पार्ट 4 का ए, आर्टिकल 51 का ए। सोर्स कहाँ से हमने लिया? रसिया से लिया था। और ये भी जस्टिसिएबल नहीं होता है और ये भी बाउंड नहीं होता, मतलब कोर्ट पे आप इसमें डिसीजन नहीं ले सकती है और ना ही सरकार इसको लिए बाध्य है कि इसको लागू करना ही करना है, ठीक है। बट हमें 10 11 के 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी हमें फॉलो करनी चाहिए। सुन लीजिए, कौन सी कमिटी? सरदार स्वर्ण सिंह की कमिटी ने रिकमेंडेशन पे भी ये फंडामेंटल ड्यूटी को 42वां संविधान संशोधन 1976 में पार्ट 4A में आर्टिकल 51 में 10 फंडामेंटल को जोड़ा गया। अब 10 फंडामेंटल के बाद जो एक 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया 2002 में 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा? फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। और इसको कौन सा आर्टिकल में रखा गया था? आर्टिकल 21 का ए में रखा गया था, ठीक। देखिए कौन कौन सा कर्तव्य? नेशनल फ्लैग, ठीक है, एंथम को रिस्पेक्ट करें आप, फ्रीडम फाइटर का रिस्पेक्ट करें, यूनिटी इंटीग्रिटी एकता अखंडता की आपको रखनी चाहिए। उसके बाद डिफेंड ऑफ कंट्री, देश की रक्षा करनी है भाई। ऐसा नहीं कि आप कहीं जाए और देश के लिए, देश के अगेंस्ट ही कुछ बातें आप कर रहे हो। भाईचारे की बात की गई, कल्चर का महत्व दे, ठीक है, अपने कल्चर को, इन्वायरमेंट को साफ रखें, ये आपकी कर्तव्य है। साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत कोई भी चीज़ों को आप देखें। पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करें और एक्सीलेंस ऑफ ऑल स्पेयर, ठीक है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों का एजुकेशन, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है भाई। चलिए, आई होप आपको चीज़ें पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ, क्योंकि आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, ठीक है। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे अधिकार की बात की जाती है, इसमें हमारी कुछ कर्तव्य की बात की जाती है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है और मैंने कोशिश की कि आपको चीज़ें समझा दूँ। और आई होप इतने देर तक, मुझे नहीं पता कि कितने लोग ने देखा होगा वीडियो, पर कोई नहीं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।